गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि बायोलॉजी क्या होता है। हम लोग बायोलॉजी से क्या समझते हैं। हमें भिन्न भिन्न क्लासों में बायोलॉजी से मुलाकात होती है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो होता है, जहाँ से किसी चीज़ का शुरुआत होता है, वो है सेल। तो उसके बाद हम लोग सेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बायोलॉजी होता क्या है। तो बायोलॉजी, जिसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी जिसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं, इसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, जीव प्लस विज्ञान। अब ये क्या है? तो बायोलॉजी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बायोलॉजी ग्रीक, यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों बायोस और लोगोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। तो बायोलॉजी यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों बायोस और लोगोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जीव विज्ञान। अर्थात अगर हम बात करते हैं तो बायोस प्लस लोगोस। बायोलॉजी का मतलब जीवन, यानी कि लाइफ जिसे बोलते हैं। लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। अर्थात बायोस प्लस लोगोस, अर्थात ये जब दो शब्द मिलता है तो बन जाता है बायोलॉजी। बायोलॉजी जिसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान अर्थात हम कह सकते हैं कि जीवन प्लस अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। तो जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। तो हम एक शब्द में कह सकते हैं कि जीव विज्ञान कहते किसको हैं? तो जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाते हैं। और जीवन पृथ्वी पर समस्त जीवधारियों जो पृथ्वी पर मौजूद है, जिसमें जीवन पाया जाता है, पेड़ पौधे, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, वो सारे समस्त जीव जो इस सृष्टि में मौजूद है, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, उनकी वेशभूषा, उनकी शारीरिक बनावट, उनका क्रियाकलाप, तो जिसके बारे में हम लोग जिस शाखा में पढ़ते हैं उसे हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान। अब हम बात करते हैं कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो थे वह जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक लैमार्क और जर्मन के वैज्ञानिक ट्रेवीरेनस ने 1801 ईस्वी में किया था।
तो अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क और जर्मन के वैज्ञानिक ट्रेवीरेनस ने 1801 ईस्वी में इसका प्रयोग पहली बार किया था और उन्होंने बताया कि जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है, जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। तो सर्वप्रथम इन्होंने कहा। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो जीव विज्ञान का जनक, जिसे हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं भाई? तो जीव विज्ञान का जनक, जिन्हें हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का जनक, जिन्हें हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कहते किसको है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी जो है अरस्तु को कहते हैं, अरस्तु फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहते हैं। अब यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आता है कि भाई सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है वह लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने किया 1801 ईस्वी में, लेकिन उनका नाम न लेकर वह अरस्तु को ही क्यों लिया जाता है? उनका नाम न लेकर वह अरस्तु को ही क्यों कहा जाता है कि वे जीव विज्ञान के पिताजी हैं? तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ट्रेवीरेनस और लेमार्क ने तो इनका परिचय दिया, जीव विज्ञान का परिचय दिया, लेकिन इनको व्यवस्थित करने का काम, यानी कि सुपरिभाषित, जिसको हम लोग बोलते हैं वेल डिफाइंड, इनको एक शाखा में रखने का काम, इनको व्यवस्थापित करने का काम वह सबसे ज्यादा अगर रोल रहा तो वह रहा था अरस्तु का। इसीलिए आगे चलकर जब विज्ञान शब्द का एक विषय बना, बृहत विषय बना, तो इन्हें कहा गया फादर, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी। तो हम लोग बायोलॉजी के बारे में पढ़े क्या? तो जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है, यानी कि जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जहां से किसी चीज का निर्माण होता है, और वो है सेल। तो हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग ये परिचय अच्छे तरह से आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि सेल होता क्या है। तो सेल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो हमने बताया कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क और जर्मन के वैज्ञानिक ट्रेवेनर ने 1801 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द को परिभाषित किया, लेकिन आगे चल के जीव विज्ञान का पिता के रूप में अरस्तु को जाना गया, क्योंकि उन्होंने जीव विज्ञान की शाखा को स्थापना करने में, उनको व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी। तो अब हम उसी के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु को पढ़ते हैं, जहां से किसी चीज का निर्माण होता है, मतलब जहां से किसी वस्तु का निर्माण होता है। तो पढ़ते हैं हम लोग सेल। तो सेल के बारे में हम लोग क्या पढ़े? तो सेल क्या है भाई? तो सेल लैटिन भाषा के सेलुला, लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा, यानी कि ए लिटिल रूम, जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा, जिसे हम लोग बोलते हैं एक छोटा सा कमरा। अच्छे से इसको लिख देते हैं, ए लिटिल रूम, तो जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। तो कोशिका का सर्वप्रथम अगर बात करें हम कि खोज, यानी कि डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करते हैं हम, तो सर्वप्रथम किन्होंने पता लगाया? तो सर्वप्रथम
रॉबर्ट हुक, यानी कि सेल, कोशिका की खोज, कोशिका की खोज यानी कि सर्वप्रथम किसने किया? डिस्कवरी ऑफ सेल। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो अगर बात करते हैं हम तो रॉबर्ट हुक जो एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। तो रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका का अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि इसी को सेल कहते हैं। तो सर्वप्रथम किसने बताया? तो रॉबर्ट हुक ने बताया। कब बताया भाई? तो 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले अपना माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया। सूक्ष्मदर्शी के निर्माण करने के बाद, उन्हें बनाने के बाद उन्होंने क्या किया कि मधुमक्खी के छत्ता का अध्ययन किया। माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा। तो माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्होंने क्या देखा भाई? तो जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो कोशिका में इस तरह से कुछ व्यवस्थापक झिल्लियां उनको दिखाई दिया। इस तरह से उन कोशिका के अंदर कुछ ऐसे दिखाई दिया। तो उन्होंने जो इसको देखा, उन्होंने जो कोशिका के अंदर इस चीज को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा, तो उन्हें दिखाई क्या दिया कि जो अंदर का भाग था वह एक धागे नुमा आकार में पूरी तरह से जकड़ा हुआ था और उनके बीच बीच में गड्ढे थे। तो इनके बीच में जो गड्ढे थे उन्होंने कहा कोसा। उन्होंने क्या कहा? कोसा कहा। और इस प्रकार से कोसा से व्युत्पन्न हुआ कोशिका, यानी कि उन्होंने कहा कोसा या कोशिका कहकर संबोधित किया कि ठीक उसी प्रकार से कोशिका होती है प्राणियों में, मतलब प्राणियों के शरीर में, पेड़ पौधों में भी ठीक उसी तरह से कोशिका होता है। उन्होंने एक तरह का कल्पना किया और उनका नाम दिया कोशिका। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हम रॉबर्ट हुक के बारे में विस्तृत रूप से कोशिका के बारे में अगर हम अध्ययन करना चाहें, उनके बारे में कि उन्होंने किस तरह से कोशिका का खोज किया, कैसे उन्होंने अपना प्रिंसिपल सिद्धांत को लिखा, तो इनका एक पुस्तक है जिनका नाम है माइक्रोग्राफिया। तो इन्हें इंग्लिश में भी माइक्रोग्राफिया और हिंदी में भी बोला जाता है इनको माइक्रोग्राफिया। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि अक्सर जो शब्द मिलते हैं जीव विज्ञान में, कहीं ना कहीं तो लैटिन से व्युत्पन्न होंगे, तो कहीं ग्रीक से व्युत्पन्न होंगे, और सबका नाम हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी अक्षरों में ही मिलता है देखने को। तो इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि उनकी जो है हम लोग को अंग्रेजी अक्षर में ही उनका नाम याद रखें। तो माइक्रोग्राफिया इनका एक पुस्तक है, इनका एक बुक है जिसमें इन्होंने सेल से संबंधित विषय को इन्होंने बताया है। तो कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। और उन्होंने किसका अध्ययन करके किया? तो उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते का अध्ययन किया। और इन्होंने कैसा कोशिका का अध्ययन किया? तो चूंकि सबको जानते हैं भाई कि अगर वह जिंदा होता, अगर वह जीवित होता, कोशिका सेल जीवित होता, तो ये जो है इनका अध्ययन करने में थोड़ा दिक्कत होता, वो नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब क्या है कि जो छत्ता है वो क्या है? वह डेड है, वह डेड सेल है। तो उन्होंने कैसा सेल का अध्ययन किया? तो डेड सेल, यानी कि मृत कोशिका। रॉबर्ट हुक ने कैसा सेल की खोज की थी? तो मृत कोशिका। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया। अब हम दूसरे पॉइंट में पढ़ते हैं भाई कि जब कोशिका का खोज हो गया, तो अब दूसरी चरण में पढ़ते हैं। एक वैज्ञानिक का नाम आता है एंटोनी
ल्यून हो एक, लियोन होएक, लीउवेन होएक। तो इनका नाम आता है एंटोनी ल्यूवेन होएक। अब एंटोनी ल्यूवेन होएक कौन थे भाई? तो अगर हम बात करते हैं एंटोनी ल्यूवेन होएक के बारे में, तो इन्होंने क्या किया कि सर्वप्रथम, एक कहाँ के वैज्ञानिक थे? एक डच वैज्ञानिक थे, ये डच वैज्ञानिक थे। और इन्होंने क्या किया कि 1674 ईस्वी में, यानी कि 1674 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पहली बार जीवित कोशिका का पता लगाया। इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप का तो आविष्कार हो चुका था, उनका प्रयोग करके रॉबर्ट हुक ने हमें सेल के बारे में बताया, लेकिन उनको पूरी तरह से व्यवस्थित करने के बाद एंटोनी ल्यूवेन होएक ने उन्होंने जीवित कोशिका का पता लगाया। जीवाणुओं की मदद से उन्होंने जीवित कोशिका को पहली बार देखा। इसीलिए कहा जाता है कि जीवित कोशिका को खोज करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो एंटोनी ल्यूवेन होएक को दिया जाता है, और एक डच वैज्ञानिक थे। तो इस तरह से लोगों में बौद्धिक विकास होते गया और कई तरह के ज्ञानी आते गए और इनका अलग अलग मार्ग ढूंढते गए। किसी ने कोशिका का पता लगाया, तो किसी ने जीवित कोशिका का पता लगाया, तो किसी ने कोशिका के अंदर जो अंदर की भाग है उनके बारे में पता लगाया। इस प्रकार से कोशिका का गहनतम अध्ययन बढ़ता गया जैसे जैसे खोज होता गया। तो इन्होंने कैसा सेल का पता लगाया? तो जीवित, यानी कि जीवित कोशिका यानी कि जीवित कोशिका का पता लगाया, यानी कि जीवित एलाइविंग सेल, यानी कि एलाइव मतलब जीवित होना या लिविंग सेल भी बोल सकते हैं। तो इन्होंने कैसा पता लगाया? तो जीवित कोशिका का पता लगाया। अब हम बात करते हैं कि कोशिका का भी खोज हो गया, लेकिन कोशिका को जो पूरी तरह से इनको व्यवस्थापित करने का काम किसने किया भाई? कोशिका का तो खोज हो गया। तो आगे चल के हमें और दो वैज्ञानिकों का नाम आता है। एक का नाम आता है स्लाइडेन। तो स्लाइडेन क्योंकि इन लोग का अंग्रेजी नाम होता है भाई। तो स्लाइडेन एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, वनस्पति वैज्ञानिक। और ये कहाँ के थे? तो यह जर्मन के रहने वाले थे। एक थे स्लाइडेन, जिन्होंने 1838 ईस्वी में 1838 ईस्वी में इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि पादप का शरीर जो होता है वह सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इन्होंने क्या कहा? तो सिर्फ कुछ नहीं कहा, बस इन्होंने कहा कि जो पादप का होता है, जो पेड़ पौधे के जो शरीर होते हैं, जो उनका संरचना होता है, वह सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी कि सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उन्होंने क्या कह दिया? तो पादप का शरीर जो होता है वह सूक्ष्म, तो वह पादप का शरीर। यह किसने बताया? तो स्लाइडेन बताया। स्लाइडेन कहाँ के थे? तो वह जर्मन वैज्ञानिक थे। अब अगर हम बात करते हैं दूसरा, तो एक थे स्वान। ऐसे स्वान मतलब हंस होता है, लेकिन ऐसे नहीं समझना है। तो स्वान नाम का एक वैज्ञानिक थे, ये भी जर्मन के रहने वाले थे। और इन्होंने 1839 यानी कि 1839 ईस्वी में क्या कह दिया? इन्होंने कहा कि जो प्राणियों का शरीर होता है वह सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी कि ये कह दिए कि प्राणी का भी शरीर जो होता है वह सूक्ष्म कोशिका से बना होता है। और जो स्लाइडेन है वो क्या कहे? तो वह वनस्पति वैज्ञानिक थे, इसलिए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पेड़ पौधा का जो विकास है, जो उनका शरीर है, वह सूक्ष्म कोशिका से मिलकर बना होता है। तो आगे चल के इन्हीं दो वैज्ञानिकों ने आगे चल के एक सिद्धांत दिया, एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे कहा गया सेल थ्योरी, यानी कि इसे कहा गया कोशिका
कोशिका सिद्धांत कहा गया। तो यही दोनों वैज्ञानिक मिलकर आगे चल के सेल का सिद्धांत दिए और उन्होंने कहा क्या, कहा कि पादपों का शरीर और प्राणियों का शरीर वह कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लाइफ, जीवन की एक मूलभूत और संरचनात्मक इकाई है और इसके बिना हम किसी भी जीव की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कोशिका सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़े। और एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है विर्चो, जिनका नाम है विर्चो। एक वैज्ञानिक आते हैं विर्चो, विर्चो यानी कि चो, तो विर्चो आते हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने 1855 ईस्वी में कहा क्या, इन्होंने कहा 1855 ईस्वी में कि जो हम लोग किसी प्राणी के डेवलप का शरीर विकस गया, पेड़ पौधा लंबा हो गया, तो आखिर हुआ कैसे। तो उनका कहना था कि अगर कोई जीव का विकास होता है तो उनमें पहले से कोशिका मौजूद होती है और पहले से मौजूद जो होती है पुरानी कोशिका वह नए कोशिका को विकसित करती है। तो इस तरह से उन्होंने बताया विर्चो कि पहले से मौजूद कोशिका ही नए कोशिका का जन्मदाता होती है, निर्माण करता होता है। तो इस प्रकार से विर्चो ने बताया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सेल शब्द है, सेल का परिचय है, आज हम लोग कुछ बेसिक चीज पढ़े कि सेल कैसे खोज हुआ, इनको किसने बनाया और किस तरह से नामकरण हुआ और किस तरह से यह आगे चल के बढ़ता गया। तो जैसे जैसे मनुष्य में बौद्धिक स्तर का विकास होता गया, वैसे वैसे लोगों ने पता लगाना शुरू कर दिया, ढूंढना शुरू कर दिया, डिस्कवरी करना शुरू कर दिया और अंत में सेल की परिभाषा दी है। तो ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।